हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 2 भारत, जलवायु और प्राकृतिक संसाधन पढ़ाने वाले हैं। हम लोग जानेंगे भारत की जलवायु और प्राकृतिक संसाधन के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। भारत विस्तार की दृष्टि से बहुत ही विशाल यानी बड़ा देश है। प्रकृति संबंधी अनेक असमानता के कारण उसकी जलवायु संबंधी अनेक विषयों में भिन्नता अर्थात अंतर दिखाई देती है। वातावरण के लंबे समय की स्थिति को जलवायु कहते हैं। जमीन की ऊंचाई, पर्वतों का स्थान और ढलान, समुद्र से दूरी, समुद्र के प्रवाह और जंगल से ये मौसम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बता रहे हैं इसमें कि भारत विस्तार की दृष्टि से बहुत ही बड़ा देश है। प्रकृति संबंधी अनेक असमानता यानी अंतर के कारण उसकी जलवायु संबंधी अनेक विषयों में भिन्नता दिखाई देती है। वातावरण के लंबे समय की स्थिति को जलवायु कहते हैं। जमीन की ऊंचाई, पर्वतों का स्थान और ढलान, समुद्र से दूरी, समुद्र के प्रवाह और जंगल ये मौसम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अर्थात रोल अदा करते हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत का भौगोलिक स्थान उत्तरी गोलार्ध में 80 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। देश के मध्य में कर्क वृत्त गुजरता है। इस कारण उत्तर भारत में ठंडी और मध्य भारत में गर्मी रहती है। देश के कुछ स्थल समुद्री किनारे से लगभग 1500 किलोमीटर से दूर स्थित है। इस कारण यहाँ ठंडी में अत्यधिक ठंडी और गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। परंतु जो स्थल ऊंचाई पर स्थित है वहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। उदाहरण के तौर पर श्रीनगर, मनाली। कह रहे हैं कि भारत का भौगोलिक स्थान उत्तरी गोलार्ध में 8 अंश से 37 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। देश के मध्य में यानी बीच से कर्क वृत्त गुजरता है। इस कारण उत्तर भारत में ठंडी और मध्य भारत में गर्मी रहती है। देश के कुछ स्थल यानी जगह समुद्री किनारे से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इस कारण से यहाँ पे ठंडी में अत्यधिक ठंडी लगती है और गर्मी में गर्मी पड़ती है। परंतु जो स्थान ऊंचाई पर स्थित है वहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं श्रीनगर, मनाली। बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है भारत का। 2 चित्र दिया गया। पहले चित्र में जनवरी के महीने में तापमान और हवाएं भारत में कैसी रहती हैं वो तीर के माध्यम से हवाओं की दिशा को बताया गया है। दूसरे चित्र में तापमान और हवाएं जुलाई के मौसम में कैसी रहती है उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। आप चित्र में देख सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। भारत में मौसमी हवाओं के कारण वर्षा होती है। ये हवाएं 12 महीने एक समान और एक दिशा में नहीं बहती, इसलिए सभी जगह एक समान वर्षा नहीं होती। मेघालय, असम में अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के भूस्थलीय प्रदेशों में कम वर्षा होती है। यहाँ कह रहे हैं कि भारत में मौसमी हवाओं के कारण वर्षा होती है। ये हवाएं 12 महीने एक समान अर्थात एक जैसे एक ही दिशा में नहीं बहती हैं, इसलिए सभी जगह एक समान वर्षा नहीं होती है। मेघालय और असम में अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के भूस्थलीय प्रदेशों में कम वर्षा होती है। दक्षिण भारत के तीनों तरफ समुद्र है। इससे किनारे के आसपास ठंडी और गर्मी कम पड़ती है। यहाँ का वातावरण सम है यानी एक बराबर है। हिमालय और पूर्व की गिरि श्रृंखलाएँ नमी युक्त हवाओं को रोकती हैं। इस कारण मेघालय और असम में अधिक वर्षा होती है। मौसम के अनुसार बदलती हवाएं भारत के ऋतु चक्र की खास विशेषता है। भारत में तीनों ऋतुओं का अनुभव होता है, ठंडी, गर्मी और वर्षा। कह रहे हैं दक्षिण भारत के तीनों तरफ समुद्र है, इससे किनारे के आसपास ठंडी और गर्मी कम पड़ती है। यहाँ का वातावरण सम रहता है यानी एक बराबर रहता है। हिमालय और पूर्व की गिरि श्रृंखलाएँ यानी पर्वतों के कारण नमी युक्त हवाओं को पर्वतें रोक लेती हैं। इस कारण मेघालय और असम में अधिक वर्षा होती है।
करें मौसम के अनुसार बदलती हवाएं भारत के ऋतु चक्र की खास विशेषता है, खासियत है। भारत में तीनों ऋतुओं को एहसास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ठंडी, गर्मी और वर्षा। आगे पढ़ते हैं ठंडी के बारे में। भारत में दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन तीनों महीनों के समांतराल में ठंडी की ऋतु का अनुभव होता है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापमान नीचे जाता है। उत्तर और वायव्य भारत में शिमला और दार्जिलिंग जैसे प्रदेशों में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। कई बार तापमान 5 सेल्सियस से नीचे भी चला जाता है और वहां आए दिन हिमवर्षा भी होती है। दक्षिण भारत विषुववृत्त से नज़दीक है, इस कारण अधिक ठंडी नहीं पड़ती। यहाँ ठंडी के बारे में बता रहे हैं कि भारत में दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन तीनों महीने के समांतराल यानी अंतर में, समय के अंतर में ठंडी की ऋतु का अनुभव होता है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापमान नीचे आ जाता है। उत्तर और वायव्य भारत में शिमला और दार्जिलिंग जैसे प्रदेशों में बहुत ही ठंडी पड़ती है। कई बार तापमान 5 सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और वहाँ आए दिन यानी अक्सर हिम यानी बर्फ़ की वर्षा भी होती है। दक्षिण भारत विषुववृत्त से नज़दीक है, इस कारण अधिक ठंडी वहाँ पर नहीं पड़ती है। आगे पढ़ते हैं गर्मी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत में मार्च से मई महीने तक समांतराल में गर्मी की ऋतु का अनुभव होता है। कर्क वृत्त के आसपास के स्थलों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस कारण तापमान ऊंचा रहता है। मध्य और वायव्य भारत में अप्रैल से जून महीने में कई जगहों का तापमान 45 सेल्सियस से 50 सेल्सियस के बीच रहता है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। गर्मी के बारे में बता रहे हैं कि भारत में मार्च से मई महीने तक के समयांतराल में गर्मी की ऋतु का अनुभव किया जाता है, गर्मी महसूस किया जाता है। कर्क वृत्त के आसपास के जगहों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस कारण से तापमान ऊंचा रहता है यानी गर्मी बहुत रहती है। मध्य और वायव्य भारत में अप्रैल से जून महीने में कई जगहों का तापमान 45 सेल्सियस से 50 सेल्सियस के बीच रहता है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। आगे पढ़ते हैं बरसात, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऋतु है। जून से सितंबर महीने के समांतराल में भारत की ऋतु का अनुभव होता है। भारत की लगभग 80% वर्षा इसी ऋतु में होती है। अरब सागर से आने वाली हवाएं केरल के मलबार किनारे में से प्रवेश करती हैं, वहाँ 300 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से बहने वाली हवाएं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल आदि पूर्वी भारत के राज्यों में वर्षा लाती हैं। वापस आती हुई ये मौसमी हवाएं अक्टूबर-नवंबर के महीने में पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में वर्षा लाती हैं। बरसात के बारे में कह रहे हैं कि भारत के लिए अत्यंत यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ऋतु है। जून से सितंबर महीने के समांतराल में समय के अंतर में बरसात की ऋतु का अनुभव होता है। बरसात लोग मौसम महसूस कर सकते हैं बरसात का। भारत की लगभग 80% वर्षा इसी ऋतु में होती है। अरब सागर से आने वाली हवाएं केरल के मलबार किनारे से प्रवेश करती यानी आती हैं, वहाँ 300 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से बहने वाली ये हवाएं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल आदि पूर्वी भारत के राज्यों में वर्षा लाती हैं। वापस आती हुई ये मौसमी हवाएं अक्टूबर-नवंबर के महीने में पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में भी वर्षा करती हैं। आगे पढ़ते हैं जलवायु का मानव जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। जलवायु का, मौसम का मनुष्य के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, किस तरह असर डालता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। जलवायु का मनुष्य के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। लोगों का भोजन,
रहन सहन, स्वभाव आदि पर जलवायु का प्रभाव दिखाई पड़ता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की कमी होने के कारण पानी का संग्रह करने के लिए मकान छत वाले होते हैं। भारत के उत्तरी राज्यों में ठंडी से बचने के लिए ऊनी वस्त्रों का उपयोग होता है। दक्षिणी राज्यों में गर्मी से बचने के लिए लोग सूती कपड़ों के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र के लोग सतत यानी लगातार गर्मी से बचने तथा उड़ती हुई धूल झड़ जाए इस प्रकार के सूती कपड़े से बने ढीले वस्त्र पहनते हैं। सिर में रेती न भर जाए इसलिए सिर पर कपड़े का टुकड़ा यानी रुमाल बांध कर रखते हैं। भारत में जलवायु की विविधता होने से गुजराती व्यापार, पंजाबी सैन्य प्रवृत्ति और उत्तर भारत के लोग खेती का व्यवसाय करते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में विचरण यानी घूमने वाली जाति के लोग पशुपालन के लिए भिन्न भिन्न यानी अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं। गुजरात के समुद्री किनारों वाले विस्तार में गेहूँ, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में चावल और मछली का उपयोग अधिक होता है। जलवायु के क्या असर होता है मनुष्य के ऊपर, इसमें बता रहे हैं कि जलवायु का मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। लोगों के खाने पीने में, रहने में, स्वभाव में, व्यवहार में आदि पर जलवायु का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की कमी होने के कारण पानी को इकट्ठा करने के लिए लोग मकान छत वाले बनवाते हैं। भारत के उत्तरी राज्यों में ठंडी से बचने के लिए ऊनी वस्त्रों का लोग प्रयोग करते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। दक्षिणी राज्यों में गर्मी से बचने के लिए लोग सूती कपड़े के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र के लोग लगातार गर्मी से बचने के लिए तथा उड़ती हुई धूल झड़ जाए इस प्रकार के सूती कपड़े से बने ढीले वस्त्र पहनते हैं और सिर में रेती न भर जाए इसलिए सिर पर कपड़े का टुकड़ा अर्थात रुमाल बांध कर रखते हैं। करें भारत में जलवायु की विविधता यानी अंतर होने से गुजराती व्यापार, पंजाबी सैन्य प्रवृत्ति और उत्तर भारत के लोग खेती का व्यवसाय करते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में घूमने वाली जाति के लोग पशुपालन के लिए अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं। गुजरात के समुद्री किनारे वाले विस्तार में गेहूँ, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में चावल और मछली का उपयोग अधिक होता है। आगे पढ़ते हैं संसाधन का अर्थ। संसाधन का मतलब होता है आयोजन, उसका अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में लिए जाते हैं वह संसाधन होता है। मनुष्य द्वारा संग्रहित और विश्वसनीय वस्तुएं या पदार्थ के गुण, क्षमता और कार्य जो मनुष्य की संपत्ति बन जाती है उसे संसाधन कहा जाता है। यहाँ स्वयं मनुष्य द्वारा लाभ उठाने की क्षमता और स्वयं को मुसीबतों से बाहर निकालने की क्षमता का समावेश होता है। इस प्रकार किसी भी वस्तु का मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण करने के उद्देश्य से उपयोग करने पर संसाधन बन जाता है। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य को धरती के नीचे छिपे खजाने के बारे में जानकारी नहीं थी, वह उसका उपयोग करना नहीं जानता था, उसके लिए वह संसाधन नहीं था। किंतु आधुनिक मनुष्य के लिए ये पदार्थ बहुत उपयोगी है। ये पदार्थ उनके लाभ तथा उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि का कार्य करते हैं, इसलिए उनके लिए वह संसाधन है, जरिया है। कह रहे हैं कि यहाँ निश्चित उद्देश्य यानी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम के में लिए जाते हैं वह संसाधन होता है, जरिया होता है। मनुष्य द्वारा संग्रहित यानी एकत्रित और विश्वसनीय वस्तुएं या पदार्थ के गुण, क्षमता और कार्य जो मनुष्य की संपत्ति बन जाती है उसे संसाधन कहा जाता है। यहाँ स्वयं मनुष्य द्वारा लाभ उठाने की क्षमता यानी सामर्थ्य और स्वयं को मुसीबत से बाहर निकालने की सामर्थ्य का समावेश होता है। इस प्रकार किसी भी वस्तु का मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण करने के उद्देश्य से उपयोग करने पर संसाधन यानी जरिया बन जाता है। प्रागैतिहासिक समय में मनुष्यों को धरती के नीचे छिपे खजाने के बारे में
जानकारी नहीं थी, उन्हें मालूम नहीं थी, वह उसका उपयोग करना नहीं जानते थे, उसके लिए वह संसाधन यानी माध्यम नहीं था। किंतु आधुनिक यानी नए समय में के मनुष्य के लिए ये पदार्थ बहुत उपयोगी है। ये पदार्थ उनके लिए लाभ तथा उनकी आवश्यकताओं यानी ज़रूरतों की पूर्ति का कार्य करते हैं, इसलिए उनके लिए वह संसाधन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से अपने आप सर्जित, आसानी से मिल जाने वाले और मनुष्य के उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों के 3 प्रकार हैं: जल संसाधन, खनिज संसाधन, भूमि संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बारे में बता रहे हैं कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से जो अपने आप निर्मित हुआ है, सर्जित हुआ है और आसानी से मिल जाने वाले ऐसे वस्तुओं को, मनुष्य के उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों के 3 प्रकार हैं। पहला है जल संसाधन, दूसरा है खनिज संसाधन, तीसरा है भूमि संसाधन। तो पहले हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। भारत के जल संसाधन में नदियाँ, झील, सागर का समावेश होता है। भारत की नदियों को उनकी उत्पत्ति, स्वरूप और विशेषता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर भारत की नदियाँ, दूसरा दक्षिण भारत की नदियाँ। कह रहे हैं कि भारत के जल संसाधन में नदियाँ, झील, सागर का समावेश होता है। ये 3 समाहित हैं नदी जल संसाधन में। भारत की नदियों को उनकी उत्पत्ति यानी उनकी जहाँ से उत्पन्न हुआ है उस स्वरूप और विशेषता के आधार पर उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर भारत की नदी है, दूसरा दक्षिण भारत की नदी। तो पहले हम उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र है। इन नदियों में 12 महीना पानी रहता है। गंगा नदी को भागीरथी भी कहते हैं। गंगा नदी ने अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा की रचना की है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जल मार्ग के रूप में उपयोगी हैं। इसके उपरांत झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज जैसी नदियाँ बहती हैं। कह रहे हैं कि उत्तर भारत की नदियाँ में सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र हैं। इन नदियों में 12 महीने पानी रहता है, पानी कभी सूखता नहीं है। गंगा नदी को भागीरथी के नाम से भी पुकारते हैं। गंगा नदी ने अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण किया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जल मार्ग के रूप में उपयोगी हैं। इसके अलावा झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज जैसी नदियाँ बहती हैं। आगे है बिहार में कोसी नदी में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है। वह बिहार के काफ़ी विशाल विस्तारों को नुकसान पहुंचाती है। करें बिहार में कोसी नदी में हर वर्ष बहुत ही भयानक बाढ़ आती है। वह बिहार के काफ़ी विशाल विस्तारों को, क्षेत्रों को बहुत नुकसान यानी क्षति पहुंचाती है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ भारत का चित्र दिया गया जिसमें नदी और झील का नाम दिया गया है। इनको आप लोग ध्यान से चित्र को देखिएगा और नक्शे को, और नक्शे में नदी और झील का नाम दिया गया, इसको पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। नर्मदा, तापी, महानदी जैसी नदियाँ मध्य भारत में स्थित पर्वतों की श्रृंखलाओं से बहती हैं। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर से मिलती हैं, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। ये सभी नदियाँ असमतल प्रदेशों से होकर बहने के कारण ऊंची नीची ढलान के कारण जलप्रपात रचती हैं। जलप्रपात रचना यानी जब ये बहती तो अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाती हैं, इनमें इतना रफ्तार होता है। इस कारण ये नदियाँ जल मार्ग के रूप में उपयोगी नहीं हैं। सिंचाई और जल विद्युत के लिए इन नदियों के पानी का उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बता रहे हैं कि नर्मदा, तापी, महानदी जैसी नदियाँ मध्य भारत में स्थित पर्वतों की श्रृंखलाओं से बहती हैं।
नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहकर सागर में जाकर मिल जाती हैं, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ये सभी नदियाँ असमतल यानी समतल नहीं हैं, एक बराबर नहीं है। ऐसे प्रदेशों से होकर बहने के कारण ये ऊंची नीची ढलान के कारण जलप्रपात रचती हैं। इस कारण से नदियाँ जल मार्ग के रूप में उपयोगी नहीं हैं, लेकिन सिंचाई और जल विद्युत के लिए इन नदियों के पानी का प्रयोग किया जाता है। नीचे है यहाँ पर नदियों के नाम, बहुउद्देशीय योजनाएं और लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ नाम दिया गया, पढ़ते हैं। नदियाँ: नर्मदा नदी। बहुउद्देशीय योजनाएं: नर्मदा योजना। लाभान्वित राज्य है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। नर्मदा नदी योजना जो बनाया गया है, इस नदी से इन 4 राज्यों को लाभ मिलता है। दूसरा है कृष्णा नदी, नागार्जुन योजना, इससे आंध्र प्रदेश को लाभ होता है। तीसरा है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा योजना, आंध्र प्रदेश राज्य इससे लाभान्वित है। कोसी नदी, कोसी में बनाया गया है, बिहार इसका लाभ लेता है, बिहार प्रदेश। उसके आगे है महानदी, हीराकुंड बहुउद्देशीय योजनाएं बनाए गए हैं, इसका लाभ ओडिशा में, ओडिशा राज्य लेता है। उसके आगे सतलुज नदी, भाखड़ा नांगल योजनाएं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे प्रदेश इसका लाभ लेते हैं। आगे है, क्या आप भारत के प्राकृतिक सरोवरों के बारे में जानते हैं? यहाँ पे दिया गया राज्य, सरोवर और विशेष। राज्य कश्मीर, कश्मीर में सरोवर है डल और वुलर, इसका विशेषता है कि इसकी पानी मीठा है। दूसरा है आंध्र प्रदेश, जो वहाँ पे कोलार सरोवर है, इसका पानी भी मीठा पानी है। तीसरा तमिलनाडु, पुलिकट सरोवर, इसका पानी खारा है। ओडिशा में है चिलिका सरोवर, इसका पानी भी नमकीन यानी खारा है। राजस्थान में सांभर सरोवर है, इसका पानी भी खारा है। आगे है गुजरात, गुजरात में है नल सरोवर, इसका पानी मीठा है, इसकी ये विशेषता है। आगे पढ़ते हैं। क्या आप भारत के कृत्रिम सरोवर के विषय में जानते हैं? कृत्रिम यानी जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया सरोवर है, उसके बारे में। राज्य हिमाचल प्रदेश, नदी है सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर। आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर। आंध्र प्रदेश मांजरा नदी, निजाम सागर। गुजरात नर्मदा नदी, सरदार सरोवर। मध्य प्रदेश चंबल नदी, गांधी सागर। यहाँ पे एक कृत्रिम सरोवर बनाया गया है। आगे है नर्मदा योजना के विषय में इतना जानिए। नर्मदा योजना गुजरात की बहुउद्देशीय योजना है। नर्मदा योजना मुख्य नहर योजना की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नहर बनेगी, जिनका समग्र नहर तंत्र 66,000 किलोमीटर लंबा होगा। नर्मदा योजना से गुजरात के 821 गांव और 135 शहर नगरों को पीने का पानी मिलेगा। नर्मदा योजना से गुजरात के 14 जिले के 75 तहसील के 3,360 गाँव को सिंचाई का लाभ मिलेगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि नर्मदा योजना के विषय में खास बातें। नर्मदा योजना गुजरात की बहुउद्देशीय योजना है। नर्मदा योजना मुख्य नहर योजना की दृष्टि से नज़रिए से विश्व का सबसे बड़ा नहर बनेगा, जिनका समग्र नहर तंत्र 66,000 किलोमीटर लंबा होगा। नर्मदा योजना से गुजरात के 821 गांव और 135 शहर नगरों को पीने का पानी मिलेगा। नर्मदा योजना से गुजरात के 14 जिले के 75 तहसील के 3,360 गाँवों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। दूसरा है भारत के खनिज संसाधन। जैविक और अजैविक पदार्थ गर्मी और दबाव के कारण परिवर्तित होकर निश्चित रासायनिक संरचना करते हैं। ऐसे पदार्थों को खनिज कहा जाता है।
पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों से खनिज पदार्थ शुद्ध रूप में नहीं मिलते, उनमें अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए उन्हें अयस्क कहा जाता है। जैसे लौह अयस्क, अयस्क का शुद्धिकरण करने के बाद ही विविध खनिज शुद्ध स्वरूप में मिलते हैं। खनिज प्राकृतिक उपहार है। ये खजाने पृथ्वी के अंतराल यानी पृथ्वी के नीचे में हजारों वर्षों की प्रक्रिया के बाद तैयार होते हैं। ये संसाधन राष्ट्रीय अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, देश के नागरिकों की आर्थिक शक्ति एवं समृद्धि का आधार स्तंभ है। भारत के खनिज के संसाधन के बारे में लिखा गया है कि जैविक और अजैविक पदार्थ गर्मी और दबाव के कारण बदल कर परिवर्तित होना यानी बदल कर निश्चित रासायनिक संरचना करते हैं। ऐसे पदार्थों को खनिज कहा जाता है। संरचना का मतलब होता है निर्माण। पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों से खनिज पदार्थ शुद्ध रूप में नहीं मिलते हैं, उनमें अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए उन्हें अयस्क कहा जाता है। जैसे लोहा अयस्क, अयस्क का शुद्धिकरण करने के बाद ही विविध यानी अलग अलग खनिज शुद्ध स्वरूप में मिलते हैं। खनिज प्राकृतिक उपहार है। ये खजाने पृथ्वी के अंतराल में यानी पृथ्वी के नीचे हजारों वर्ष की प्रक्रिया के बाद तैयार होते हैं। ये संसाधन राष्ट्रीय अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, देश के नागरिकों की आर्थिक शक्ति एवं समृद्धि का ये आधार स्तंभ है। आगे है, खनिज को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। कौन कौन से प्रकार हैं? 3 प्रकार में इसको बांटा गया है, पढ़ते हैं। पहला है धातुमय खनिज। धातुमय खनिज में कौन कौन से आते हैं? लौह अयस्क, तांबा, सोना, जस्ता, कलई, निकल, पारा, प्लेटिनम आदि। दूसरा है अधातुमय खनिज। इसमें कौन कौन से हैं? हीरा, माणिक, चूने के पत्थर, चीनी मिट्टी, डालोमाइट, बॉक्साइट, फ्लोरस्पार, जिप्स, आर्किक, कैल्साइट, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटाश, फास्फेट आदि। तीसरा है संचालन शक्ति के खनिज। संचालन यानी जो चलाने के लिए शक्ति मिलती है, जैसे गाड़ी उड़ी चलता है, इंजन चलते, हवाई जहाज़ चलते, तो उनके लिए संचालन करने के लिए, उनको चलाने के लिए शक्ति के जो खनिज है वो कौन कौन से हैं? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि। बच्चों, आज के लिए इतना ही। पाठ 2 बहुत बड़ा है, तो आगे का पाठ का जो भी बचा भाग है वो आगे की वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी। जितना भी पढ़ाया गया है उसको आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।